हेलो वेलकम गाइस। और आज हम अपनी लेबर सीरीज़ का एक नेक्स्ट एक्ट करेंगे जो है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952। ठीक है। और ये एक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके ईपीएफओ एग्ज़ाम के लिए। तो इसे स्टार्ट करते हैं हम लोग और देखते हैं इसके सारे जितने भी इम्पोर्टेंट प्रोविज़न हैं जो भी इस एक्ट के अंदर आते हैं वो देखेंगे। इस एक्ट को स्टार्ट करने से पहले मैं भी बता देता हूँ कि जैसे ये वाला भी एक्ट जो है वो सोशल सिक्योरिटी कोड जो है कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी के साथ मर्ज कर दिया गया है। इसमें 9 एक्ट जो है टोटल मर्ज किए गए हैं। उसमें से ये एक्ट भी है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक्ट एंड मिसलेनियस एक्ट, ये वाला भी एक्ट इसी के अंदर अब कर दिया गया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये अभी फोर्स में नहीं है, ये अभी फोर्स में है। जब तक ये वाला जो है सोशल सिक्योरिटी कोड पूरी तरह ऑपरेशनल नहीं हो जाता, ये अब भी फोर्स में है। और इसके सारे प्रोविज़न मेनली वही हैं जो पहले थे। जो भी प्रोविज़न सोशल सिक्योरिटी कोड में चेंज हुए होंगे वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बता दूंगा ताकि आपको अलग से ना पढ़ना पड़े। ठीक है, तो दोनों को मिला के पढ़ेंगे हम लोग, सोशल सिक्योरिटी कोड भी और ईपीएफ एक्ट जो पुराना वाला है वो भी। ठीक है, पहले डेफिनेशन देख लेते हैं क्या होती है इसकी। The Employee Provident Fund and Miscellaneous Provision Act 1952 is a welfare legislation enacted to ensure financial security for a employee in industries। ठीक है, इसका मेन काम क्या है कि आपको सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, जो एम्प्लॉयज़ और वर्कर की है सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। कैसे? प्रोविडेंट फंड से, पेंशन से और उनसे इंश्योरेंस से। ठीक है, उनका पीएफ जो उनकी सैलरी से कटता है, उन्हें पेंशन प्रोवाइड कराए, जो रिटायरमेंट का उन्हें पेंशन मिले। और मान लीजिए इन केस ऑफ डेथ उनके डिपेंडेंट या नॉमिनी को पैसा मिल जाए जो भी उनका जमा था। ठीक है, तो जैसे रिटायरमेंट के टाइम, इलनेस के टाइम, अनएम्प्लॉयमेंट या डेथ के टाइम उन्हें सारे वर्कर्स को सोशल सिक्योरिटी मिले और कोई मतलब पैसे की कमी ना हो। ठीक है, इसलिए ये एक्ट काम करता है, उसके लिए एक्ट काम करता है कि उन्हें उनकी सारे वर्कर्स की सोशल सिक्योरिटी बनी रहे। इस एक्ट के अंदर कौन कौन सी स्कीम्स आती हैं? तो सबसे पहले जब एक्ट ये 1952 में बना था तो सबसे पहले स्कीम थी इसके अंदर एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम। ठीक है, जो प्रोविडेंट फंड कटता था वर्कर की वेजेस से, वो स्कीम आई थी इसमें। उसके बाद इसमें 2 स्कीम और जोड़ी गई। 1995 में पेंशन स्कीम जोड़ी गई। ठीक है, जो वर्कर को रिटायरमेंट का जो पेंशन मिलेगी वो वाली स्कीम इसमें लाई गई। और एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम ये 1976 में जोड़ी गई। ठीक है, EDLIS इडलिस। तो ये 3 स्कीम्स इस एक्ट के अंदर आती हैं। एक पीएफ के लिए है, एक पेंशन के लिए है और एक इंश्योरेंस के लिए इन केस ऑफ डेथ जो आपके नॉमिनी या डिपेंडेंट को मिलेगा। कौन से सेक्शन में आती है ये? 5, 6 और 6C में आता है ये तीनों डेफिनेशंस, तीनों एक्ट जो स्कीम्स हैं वो इस सेक्शंस में आती हैं। तो ये 3 स्कीम्स हैं इस एक्ट के अंदर। अब ये जो एक्ट है कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होगा, कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ में एप्लीकेबल होगा? तो जो भी इंडस्ट्रीज़ जहाँ पर 20 से ज़्यादा एम्प्लॉय काम कर रहे हैं वहाँ ये एक्ट लागू हो सकता है। मतलब अगर इंडस्ट्रीज़ में 20 से ज़्यादा लोग हैं तो वहाँ पर ये एक्ट लागू होगा। और जितनी ये तीनों स्कीम है वहाँ पर ये पेंशन की, इनके पीएफ की या फिर कोई भी इंश्योरेंस की स्कीम, ये तीनों यहाँ पर लागू होंगी जहाँ भी 20 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं। मान लो 20 से कम एम्प्लॉय भी हैं तो भी इसे वॉलंटरी आप लागू कर सकते हैं, इसके लिए सरकार मना नहीं करेगी। अगर 20 से कम भी है तो एम्प्लॉयर के ऊपर है कि वो इसे लगा सकता है। कहाँ लागू नहीं होगी? कोऑपरेटिव सोसाइटी एम्प्लॉइंग लेस देन 50 वर्कर एंड वर्किंग विदाउट पावर। कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी जहाँ 50 से लोग कम काम कर रहे हैं और विदाउट पावर कर रहे हैं, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी हो और 50 लोग से कम काम कर रहे हो और विदाउट पावर ऑफ 8, मतलब कोई पावर वाला काम, बिजली वाला जो ऐसा कोई मशीनरी काम नहीं हो रहा हो, वहाँ पर ये लागू नहीं होगी। या फिर कोई भी इस्टेब्लिशमेंट जहाँ पर पहले से ही कोई प्रोविडेंट फंड रूल है। ठीक है, कोई इंडस्ट्री है जहाँ पर एम्प्लॉयर का, ठीक है, उस इंडस्ट्री का पहले से ही कोई प्रोविडेंट फंड रूल चल रहा है, वहाँ भी लागू नहीं होगी। सरकार कुछ इस्टेब्लिशमेंट को ग्रांट दे सकती है, एजम्पशन दे सकती है कि आप ये जो एक्ट है उसे ना लागू करें।
किन्हें दे सकती है? सिर्फ उन्हीं को दे सकती है जहां पर इसके बराबर इक्वल और बेटर पीएफ पेंशन या इंश्योरेंस स्कीम पहले से ही चल रही हो। ठीक है, मान लीजिए किसी इंडस्ट्रीज़ में पहले से कोई पीएफ या पेंशन या इंश्योरेंस स्कीम अगर चल रही होगी तो सरकार उसे एजम्पशन दे सकती है कि आपको इस एक्ट को लागू करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वो सरकार के ऊपर डिपेंड रहता है कि वो एजम्पशन देती है कि नहीं देती है। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, जो अब इसमें जो भी वर्कर्स आएंगे उनकी वेजेस कितनी होनी चाहिए तब वो इस एक्ट के अंदर कवर होंगे? तो उनकी वेजेस होनी चाहिए 15,000। जो 15,000 से नीचे जो कमा रहा होगा वो इस एक्ट के अंदर कवर होगा। ठीक है, तीनों स्कीम के अंदर, पीएफ स्कीम, पेंशन स्कीम और ईडीएलआईएस। ठीक है, ये तीनों स्कीम के अंदर वो कवर होगा अगर वो 15,000 से कम कमा रहा होगा। ये 2014 के बाद नोटिफाई की गई थी, इससे पहले कम थी। ठीक है, अब जो डेफिनीशन है, अच्छा इसमें क्या है कि जो पीएफ कटता है वो बेसिक वेजेस के हिसाब से कटता है और इसमें अलग एक डेफिनीशन दी गई है इस एक्ट में बेसिक वेजेस की। तो बेसिक वेजेस इंक्लूड ऑल द अर्निंग ड्यूरिंग ड्यूटी और लीव। जितनी आपको ड्यूटी के टाइम या लीव के टाइम जितनी बेसिक वेजेस हैं उसमें आपकी ड्यूटी और लीव के समय जो बेसिक वेजेस मिल रहे हैं वो भी इंक्लूडेड रहेंगे। लेकिन उसमें क्या नहीं इंक्लूड रहेगा? डीए, एचआरए, बोनस, कमीशन और सिमिलर अलाउंस, ये सब इंक्लूड नहीं रहेंगे बेसिक वेजेस में जब आपका पीएफ कैलकुलेशन होगा। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि बेसिक वेजेस की हर एक्ट में कभी कभी डिफरेंट डेफिनीशंस रहती है। इस एक्ट के लिए जो डेफिनीशन थी उसमें क्या था कि आपके सारे बेसिक वेजेस में जितनी वेज आपको ड्यूटी के टाइम या लीव के टाइम जितनी वेजेस मिली है वो इंक्लूड रहेगी। लेकिन उसमें डियरनल अलाउंस, डीए, एचआरए, होम अलाउंस और आपका बोनस, कमीशन और सिमिलर टाइप के अलाउंस नहीं ऐड रहेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब कौन कौन सी अथॉरिटीज़ इस एक्ट के अंदर आती हैं? इस एक्ट के अंदर मेनली दो तरह की अथॉरिटी आती हैं। पहली तो है सीबीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी। ठीक है, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है और ये इसका काम है जो ईपीएफ के जो फंड हैं, फंड और एडमिनिस्ट्रेशन को संभालना। उसके फंड और एडमिनिस्ट्रेशन को संभालने का काम ईपीएफ के इस बॉडी के पास रहता है। ठीक है, और इसमें 43 मेंबर रहते हैं। इसके साथ चेयरमैन, वाइस चेयरमैन जो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, एक सीपीएफसी सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर जो इसका एक्स ऑफिशियल मेंबर रहता है, 5 सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई, 15 स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉई ऑफिशियल्स, 10 एम्प्लॉयर और 10 एम्प्लॉय रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, कोई भी 10 एम्प्लॉयर या कोई भी 10 एम्प्लॉय किसी भी इंडस्ट्री से इसके अंदर रहेंगे एज ए रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, 15 स्टेट के, 5 सेंट्रल के, एक जो फंड कमिश्नर रहेगा, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन, कुल मिला के 43 मेंबर होते हैं इस बॉडी में। ठीक है, इसका मैंने आपको काम बता दिया है क्या रहेगा। इसका फंड एडमिनिस्ट्रेट करना और जो भी ईपीएफ के अंदर जो भी काम होगा उसे देखना। अब जो है इसका जो सीपीएफसी जो है वो ईपीएफओ का जो इसके अंदर जो ये होता है फंड कमिश्नर, वो ईपीएफओ का भी सीईओ की तरह काम करता है। प्रिंसिपल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो होता है वो ईपीएफओ का होता है। ठीक है, जो सीबीटी रहेगी वो एक कॉर्पोरेट बॉडी रहेगी विद अ परपेचुअल सक्सेशन इन कॉमन सील। ठीक है, ये एक कॉर्पोरेट बॉडी की तरह एक्ट करेगी सीबीटी। ठीक है, इसकी खुद की एक कॉमन सील रहेगी। ये कोर्ट केस लड़ सकती है, स्यू कर सकती है, एक्सेट्रा। ठीक है, और जो भी फंड आएगा इसके अंदर वो ऑडिट करेगा आपका सीएजी, ऑडिटर जनरल जो है इंडिया का, वो ऑडिट करेगा और उसकी रिपोर्ट पार्लियामेंट में देगा। मतलब जितना भी पीएफ इंडस्ट्रीज़ में कलेक्ट हो रहा है, पेंशन के लिए जितना कलेक्ट हो रहा है, उसमें कहाँ कहाँ से कौन कौन से इंडस्ट्री से कहाँ कहाँ किस स्टेट में कितना आ रहा है, वो सारा जो फंड है ऑडिट्स सीएजी करेगा और उसकी हर सालाना रिपोर्ट पार्लियामेंट को दी जाएगी, लोकसभा के सामने रखी जाएगी। अब दूसरी बॉडी आती है इसमें एग्जीक्यूटिव कमेटी। ये कमेटी जो है ये बस इसका काम रहता है जो सीबीटी है, जो ऊपर वाली बॉडी हम लोगों ने देखी, उसके फंक्शन में से असिस्ट करना, मतलब उसके साथ मिलकर काम करना। इसमें 13 मेंबर रहते हैं, एक चेयरमैन रहता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। इसमें कोई वाइस चेयरमैन नहीं रहता है। ठीक है, तो बस इसका ये काम है कि जो भी फंक्शन होंगे सीबीटी बताएगी, उसके साथ इसे असिस्ट करना और उनकी काम में मदद करना।
एक और बॉडी है इसके अंदर, जैसे कहते हैं एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड अपीलेट ट्रिब्यूनल। ये सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, ये एक से ज़्यादा बना सकती है, ठीक है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, ठीक है, इसे याद रखिएगा, ये एस्टेब्लिश बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। और सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है एक या दो या तीन जितने भी बना चाहे अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट वो बना सकती है। इसमें एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर रहेगा जो कि हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज हो सकता है, ठीक है, ठीक है। उसकी क्वालिफिकेशन हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जज की होनी चाहिए। टेन्योर उसका 5 ईयर या 62 ईयर तक का एज का रहेगा, ठीक है। तो जितने भी डिस्प्यूट के मैटर्स हैं, कोई भी अगर फंड से रिलेटेड डिस्प्यूट मैटर है, पेंशन से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट मैटर है, कोई शिकायत है, तो वर्कर या फिर एम्प्लॉयर इस ट्रिब्यूनल में जा सकता है, ठीक है। अब कुछ देखिए, इस ट्रिब्यूनल में जो जा सकता है उसके साथ उसमें कुछ लिमिटेशन भी है। लिमिटेशन पीरियड जो अभी जल्दी में ऐड किया गया सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 में, ठीक है। मतलब मान लीजिए अगर आपको कोई भी अगर डिफ़ॉल्ट होता है, कोई भी अगर डिफ़ॉल्ट होता है या फिर कोई भी पेमेंट में लेट होता है, या कोई वर्कर आपको कोई अपील करना चाहता है या प्रोसीडिंग के लिए तो वो सिर्फ 5 साल का समय है। मतलब कोई भी अगर डिफ़ॉल्ट होता है फ्रॉम वर्कर साइड और फ्रॉम एम्प्लॉय साइड, कहीं से अगर डिफ़ॉल्ट होता है तो आपके पास 5 साल का समय है उस कंप्लेन को एंटरटेन करने का, ठीक है। तो 5 साल के अंदर ही आपको कंप्लेन डालनी पड़ेगी, उसके बाद वो कंप्लेन नहीं मानी जाएगी। तो 5 साल का समय है, मतलब आज के दिन अगर डिफ़ॉल्ट होता है तो 5 साल तक आप उस कंप्लेन को डाल सकते हैं। और जब भी इंक्वायरी जाएगी तो उसे विदिन 2 ईयर कंप्लीट करना पड़ेगा। मतलब आज की डेट में अगर कंप्लेंट डाली गई तो उसे 2 साल के अंदर कंप्लीट करना पड़ेगा। 5 साल तो ये समय है कि आपको 5 साल दिए जाएंगे कंप्लेंट डालने का, ठीक है। 5 साल के अंदर आपको कंप्लेंट डालनी, जब भी कोई डिफ़ॉल्ट है, जब भी कोई मैटर होता है उसके 5 साल के अंदर कंप्लेंट डाल सकते हैं। लेकिन जब भी वो कंप्लेंट डाल दी गई तो उसके 2 साल के अंदर जो भी जिस अथॉरिटी को कंप्लेंट डाली गई होगी उसकी जिम्मेदारी है कि उस पूरे मैटर को 2 साल के अंदर कंप्लीट करें। तीसरा पॉइंट कहता है कि एम्प्लॉयर मस्ट डिपॉजिट 25% ऑफ ड्यू बिफोर अपील। होता क्या है कि मान लीजिए किसी कंडीशन में कोई एम्प्लॉयर को डिफ़ॉल्टी पाया गया या एम्प्लॉयर ने कोई पेमेंट नहीं किया था और एम्प्लॉयर अपील करना चाहता है कि एम्प्लॉयर कह रहा है कि जो भी डिसीजन हुआ वो गलत हुआ, ठीक है, वो हमारे फेवर में नहीं था। तो अगर एम्प्लॉयर अपील करना चाहता है तो उसे जो भी अमाउंट का डिफ़ॉल्ट के लिए वो अपील करना चाहता है उसका 25% पहले जमा करना पड़ेगा। ऐसा क्यों किया गया? ऐसा इसलिए किया गया कि ताकि मान लीजिए कोई अगर एम्प्लॉयर डिफ़ॉल्ट करता है और वो मतलब ऐसी कोई अपील, मतलब वो फालतू में कोई अपील ना कर दे, मतलब बस परेशान करने के लिए, और जो अपील करे वो ठीक अपील हो, ठीक है, वो एक राइट अपील हो। इसलिए उससे कहा गया कि आप 25% जितना भी आप अपील अमाउंट जितना भी आपका अमाउंट है उसका 25% आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा, तभी आपकी अपील सुनी जाएगी। इंटरेस्ट फॉर डिफ़ॉल्ट ये 12% है। इंटरेस्ट फॉर डिफ़ॉल्ट का मतलब है कि अगर मान लीजिए कोई एम्प्लॉयर पेमेंट देने में, पीएफ देने में या पेंशन देने में कोई डिफ़ॉल्ट करता है, किसी वर्कर की पेंशन नहीं देता है या फिर किसी वर्कर का पीएफ कंट्रीब्यूशन नहीं देता है, तो जब तक नहीं देगा, है ना, अगर जब तक नहीं देगा तो उसे अगर अगर तो उसे 12% का उसके ऊपर वो लगाया जाएगा, उसे 12% बढ़ा के देना पड़ेगा, ठीक है। मान लीजिए वो किसी भी चीज़ में डिफ़ॉल्ट करता है और कोई ट्रिब्यूनल पाता है कि वो गलत था, तो जब भी उससे पेमेंट लिया जाएगा तो उस पर 12% का इंटरेस्ट लगाया जाएगा। अब कंट्रीब्यूशन की बात आते हैं, क्योंकि कंट्रीब्यूशन पेंशन स्कीम में और जो इंश्योरेंस स्कीम है और पीएफ स्कीम में, इसमें एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। किसी भी प्रोविडेंट फंड में जो एम्प्लॉयर का बनता है, जो एम्प्लॉय का बनता है, वर्कर का जो प्रोविडेंट फंड होता है उसमें अपना वर्कर भी जो है अपनी वेजेस से कंट्रीब्यूट करता है, और जो एम्प्लॉयर है जो उसे नौकरी पे रखा है उसे भी कंट्रीब्यूट करना पड़ता है साथ में, ठीक है। दोनों का अलग अलग कंट्रीब्यूशन होता है, तभी जाकर वो पूरा पैसा जमा होता है। तो पहले हम लोग देखेंगे कि वर्कर को अपना कितना अपनी वेजेस से कटवाना पड़ता है पीएफ देने के लिए। पीएफ के लिए वर्कर को अपनी का कंट्रीब्यूशन क्या है।
तो वर्कर का जो कंट्रीब्यूशन है वो है 12% ऑफ बेसिक वेजेस, ठीक है, 12%। कहीं कहीं अब ये 10% भी है, कहीं कहीं लिखा हुआ है, लेकिन जो मेन रूल है वो आपको 12% याद रखना है। तो पीएफ के लिए, प्रोविडेंट फंड के लिए जो वर्कर को जो देना पड़ेगा वो अपनी बेसिक वेज का 12% देना पड़ेगा, और पेंशन स्कीम के लिए 0% और इंश्योरेंस स्कीम के लिए 0%। इस बात को याद रखिएगा कि पेंशन के लिए जो फंड है उसे वर्कर को अपनी उससे नहीं देना वेजेस से, ना ही इंश्योरेंस के लिए। इन दोनों के लिए वर्कर को कंट्रीब्यूट करने की ज़रूरत नहीं है। इन स्पेशल इंडस्ट्रीज लाइक जूट, बीड़ी, ब्रिक्स, स्क्वायर और गम एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज जहाँ पर 20 से कम एम्प्लॉई हैं, वहाँ पर वर्कर को सिर्फ 10% रेट देना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे हमने यहाँ देखा 12% है, तो कई कई इंडस्ट्री जहाँ बहुत छोटे कम एम्प्लॉई हैं, या फिर जूट, बीड़ी या ब्रिक जैसी इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पर गवर्नमेंट ने छूट दे रखी है कि वर्कर से ज़्यादा रुपया नहीं लिया जाएगा, सिर्फ 10% ही रेट उनमें लिया जाएगा। अच्छा, मान लो वर्कर जो है 12% से ज़्यादा देना चाहे तो अपने पीएफ फंड में दे सकता है। एम्प्लॉय में कंट्रीब्यूट मोर वॉलंटरीली, मतलब अपनी मर्जी से अगर वर्कर चाहे कि मैं 12 से 13, 15% मैं एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ अपने पीएफ में, तो वर्कर जो है अपने पीएफ में एक्स्ट्रा भी कंट्रीब्यूट कर सकता है। लेकिन एम्प्लॉयर नहीं, एम्प्लॉयर को उसके साथ मैच नहीं करना पड़ेगा। एम्प्लॉयर को जितना एक रूल में लिखा गया है उतना ही करना पड़ेगा, और एम्प्लॉयर ज़्यादा करेगा भी नहीं, क्यों कंट्रीब्यूट करेगा वो एक्स्ट्रा, ठीक है। अच्छा, अगर कोई लेडी या महिला वर्कर है, वुमेन एम्प्लॉय है, तो उसे सिर्फ 8% कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा पहले 3 साल। ये बजट 2018-19 में आया था, ठीक है। ये इसलिए ताकि जो है जॉब्स में महिलाओं का कंट्रीब्यूशन हो और उनकी संख्या जॉब्स में आगे ज़्यादा जाए, इसलिए जो है उनके लिए सिर्फ 8% रखा गया पहले 3 साल के लिए कंट्रीब्यूशन पीएफ में, और बचा हुआ उनकी तरफ से जो बचा हुआ, जैसे अगर 4% है तो वो सरकार देगी इनकी तरफ से। अब देखते हैं कि जो एम्प्लॉयर है, जो काम दे रहा है, इंडस्ट्रीज जो है वो कितना कंट्रीब्यूट करेगी। तो वो करेगा टोटल ऑफ 12%। टोटल ऑफ 12% का मतलब है कि वो पेंशन में 8.33 करेगा और प्रोविडेंट फंड में 3.67 करेगा। इन दोनों का अगर हम जोड़ेंगे तो ये हो जाता है 12%। तो पेंशन में वो करेगा 8.33 और प्रोविडेंट फंड में 3.67। कहीं कहीं अभी ये न्यूज़ आ रही थी 1.67 कर दिया गया है, लेकिन आपको जो है 3.67 ही याद रखना है, और पेंशन का याद रखना है 8.33। और वो इंश्योरेंस स्कीम है जो, ठीक है, इडलिस में, उसमें 0.5% करेगा, और उसे एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज जो है 0.5 देना पड़ेगा, ठीक है। 0.5% जो है एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज है जो कि एम्प्लॉयर को देना पड़ेगा, और जो इंश्योरेंस स्कीम है उसमें 0.5% ये है वर्कर एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, ठीक है। हमने कहा कि पेंशन में उसे देना पड़ेगा 8.33। अब पेंशन में उसे कंट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ नहीं करना पड़ेगा ये भी देख लेते हैं। कहाँ कहाँ एम्प्लॉयर को पेंशन में कंट्रीब्यूशन नहीं देने की ज़रूरत है। जहाँ भी अगर एम्प्लॉय 58 ईयर का हो गया है और अब भी सर्विस में है, तो उसके बाद उसे पेंशन में कंट्रीब्यूशन नहीं करने होगा, क्योंकि 58 ईयर ही जो है यहाँ इसमें इस एक्ट में जो है वो रिटायरमेंट एज मानी गई है। इस एक्ट के हिसाब से रिटायरमेंट एज 58 ईयर है। तो 58 ईयर के बाद उसे एम्प्लॉयर को कंट्रीब्यूट नहीं करना होगा। और इन केस मान लीजिए कोई एम्प्लॉय है जिसने पहले ही अपनी रिड्यूस पेंशन ले ली, रिड्यूस पेंशन ले सकते हैं 50 की उम्र में, और दोबारा रिज्वाइन करता है, तो भी उस कंडीशन में भी एम्प्लॉयर को अपने वर्कर के लिए पेंशन का जो कंट्रीब्यूशन है वो नहीं करना होगा, ठीक है। तो इन दो कंडीशंस में पेंशन का कंट्रीब्यूशन नहीं करना होगा एम्प्लॉयर को। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है। क्या अगर एम्प्लॉय कोई वर्कर 50 साल के बाद ज्वाइन करता है और वो पेंशनर भी नहीं, उसने कभी पहले पेंशन भी नहीं ली है, तो वो पेंशन कंट्रीब्यूशन के लिए एलिजिबल है। मतलब उस कंडीशन में पेंशन का जो कंट्रीब्यूशन करना होगा, और उसमें 10 ईयर का जो सर्विस रूल है वो भी अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। आगे चलते हैं।
अब एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम के बारे में कुछ जान लेते हैं। हमने बताया था कि 0.5 कंट्रीब्यूशन करना होगा, वो भी किसे, एम्प्लॉयर को, वर्कर को नहीं करना होगा। ठीक है, अगर वर्कर जो है 58 ईयर के बाद भी, अगर वर्कर जो है 58 ईयर के बाद भी सर्विस में रहता है, तब भी इंश्योरेंस वाली जो स्कीम है इसमें कंट्रीब्यूशन करना ही होगा। जो कि पेंशन वाली स्कीम में बंद हो गया था, लेकिन इंश्योरेंस वाली स्कीम में 58 ईयर के बाद भी अगर वर्कर काम कर रहा है तो एम्प्लॉयर को उसके लिए कंट्रीब्यूट करना होगा। ठीक है, ये जो है फॉर्मूला है। किस चीज़ का फॉर्मूला है ये? मान लीजिए अगर कोई इन केस वर्कर की डेथ हो जाती है तो उसके डिपेंडेंट को जो पैसा मिलेगा, जो डिपेंडेंट को जो अमाउंट मिलेगा, वो इस पे जो है इस फॉर्मूले के हिसाब से कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, जो डिपेंडेंट और नॉमिनी को जो अमाउंट मिलेगा वर्कर की डेथ के बाद, वो इस फॉर्मूले पे कैलकुलेट किया जाएगा। इसमें एक फॉर्मूला क्या है? एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 12 मंथ। जो भी वर्कर जो सैलरी ले रहा होगा, अगर पिछले 12 महीनों की उसकी एवरेज सैलरी इंटू 30 प्लस 1.75 लाख बोनस। अब ये बोनस अब जो है 2.5 लाख कर दिया गया है। ठीक है, पहले पुराना ये 1.5 लाख 1.7 लाख था, इससे पहले 1.5 लाख था, ये बढ़ा के फिर इसके बाद 1.75 लाख कर दिया गया। अब जो है अपडेटेड जो अभी है वो है 2.5 लाख। मैक्सिमम कितना मिल सकता है? 7 लाख। मतलब इसके में जो कैलकुलेशन होगा, अगर मान ली 7 लाख से ज़्यादा पहुंच गया 7.5 लाख, तब भी मैक्सिमम 7 ही लाख बोनस, मतलब 7 ही लाख जो है बेनिफिट मिलेगा डेथ क्लेम में। मैक्सिमम है ये, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। ठीक है, अब जो हमने पेंशन स्कीम देखी थी उसका फॉर्मूला देख लेते हैं कि पेंशन स्कीम कैसे कैलकुलेट होगी। पेंशन स्कीम का फॉर्मूला ये है कि एवरेज पेंशन सैलरी इनटू पेंशनेबल सर्विस डिवाइडेड बाय होल डिवाइडेड बाय 70। ठीक है, ये होल डिवाइडेड बाय 70। जो अब पेंशनेबल सैलरी जो है पिछले 5 साल की देखी जाएगी। ठीक है, 7 मंथ मतलब 5 साल की, पिछले 5 साल की जो सैलरी होगी उसकी एवरेज सैलरी होगी वो ली जाएगी। यहाँ पर कितने साल उसने सर्विस करी है वो लिया जाएगा। ठीक है, मिनिमम पेंशन 1000 की होगी। और अगर मान लो उसने 10 साल सर्विस करी, या फिर 35 साल सर्विस, या 20 साल सर्विस करी। अगर वो 20 साल से प्लस सर्विस करता है, मान लो 22 साल सर्विस करी है, तो 2 साल का उसे बोनस भी दिया जाएगा। तब उसकी जो पेंशनेबल सर्विस है वो 24 साल गिनी जाएगी। आप समझिए, अगर मान लीजिए उसने 20 साल से लगातार सर्विस करी है और उससे प्लस करी है, तो 2 साल का उसे यहाँ पर बोनस मिल जाएगा, और उसकी जो है पेंशनेबल सर्विस में 2 साल जोड़ ऐड हो जाएगा। उससे क्या होगा कि उसकी पेंशन में इंक्रीज हो जाएगा। और रिटायरमेंट एज है 58। ठीक है, 58 रिटायरमेंट है ये इस एक्ट के हिसाब से इसमें। ठीक है, 58 पे आप जो है पेंशन ले सकते हैं, और रिड्यूस पेंशन 50 पे ले सकते हैं। ये जो है इस सेक्शन में लिखा हुआ है इस एक्ट के। अच्छा, अब देख लेते हैं हम लोग जो विड्रॉल है ऑफ पीएफ, मतलब जो प्रोविडेंट फंड जो उसकी सैलरी से, वर्कर की सैलरी से कट रहा है, वो कब कब विड्रॉ किया जा सकता है। इसमें 2 तरह के विड्रॉल होते हैं, एक होता है फुल विड्रॉल, एक होता है पार्शियल विड्रॉल। फुल विड्रॉल इन कंडीशन में किया जा सकता है जब रिटायरमेंट हो जाए, डेथ, उसके नॉमिनी को मिलेगा फुल विड्रॉल। ठीक है, या तो परमानेंट माइग्रेशन, मतलब देश छोड़ के बाहर चला जाए, ठीक है, सर्विस से ही निकाल दिया जाए, या फिर वीआरएस ले ले, या फिर परमानेंट डिसेबिलिटी, अब काम करने लायक ना रहा हो, या फिर ठीक है ट्रांसफ़र टू एजम्पन फंड, किसी और फंड में ट्रांसफ़र लेना हो उसे। तो ये कंडीशंस हैं पीएफ विड्रॉल की, जब वो फुल विड्रॉल ले सकता है, पूरा पैसा जितना भी उसने कंट्रीब्यूट किया है वो निकाल सकता है। पार्शियल विड्रॉल कब कब कर सकता है अपने पीएफ का, मतलब अपनी नौकरी में रहते हुए भी बीच में पीएफ निकाल सकता है वो। जब कोई मैरिज हो, हायर एजुकेशन हो बच्चों की, या कोई हाउस परचेज हो, या कोई लोन का रीपेमेंट हो, मेडिकल ट्रीटमेंट हो, ठीक है, और कोई लॉकआउट हो जाए, क्लोज़र, मान लो इंडस्ट्री ही लॉक बंद हो गई,
कोई काम नहीं बचा तो उस कंडीशन में भी अपना पीएफ निकाल सकता है। नेचुरल कैलेमिटी हो जाए, कोई फ्लड या अर्थक्वेक जैसी कोई कंडीशंस आ जाएं जहाँ पर कोई काम ना मिल रहा हो। प्री रिटायरमेंट, वो पहले रिटायरमेंट ले ले, उस कंडीशन में भी निकाल सकता है। और कोविड में क्या हुआ था, क्योंकि कोविड में बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ बंद हो गई थी और काम नहीं बचा था, वर्कर्स का पैसा भी नहीं बचा था, तो फिर सरकार ने कह दिया था कि अगर आप चाहें तो 75% ऑफ अपना पीएफ या 3 मंथ की वेजेस जो भी इनमें से लेस हो वो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कोविड में सरकार ने कर दिया था, क्योंकि कोविड में लॉकडाउन लग गया था और सारी इंडस्ट्रीज़ बंद हो गई थी। तो वर्कर को सपोर्ट करने के लिए कोविड में 75% ऑफ पीएफ या 3 मंथ की वेजेस सरकार ने अलाउ कर दी थी। ड्यूरिंग कोविड-19 पेंडेमिक, अच्छा गवर्नमेंट ने जब क्या हुआ था कि जब पेंडेमिक आया था तो गवर्नमेंट ने एक और स्कीम लाया था, वो थी पीएम गरीब कल्याण योजना। उसके अंदर क्या कहा गया था, क्योंकि वर्कर्स जो हैं, जो एम्प्लॉयर और इंडस्ट्रीज़ अपने वर्कर को निकाल रही थी, क्योंकि बहुत जगह इंडस्ट्रीज़ बंद हो गई थी, कोई काम नहीं हो रहा था, तो उसे सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने कहा था कि जो भी कंट्रीब्यूशन है एम्प्लॉयर का और एम्प्लॉय का, दोनों हम देंगे, दोनों गवर्नमेंट देगी, ताकि वर्कर्स को जो है जॉब से ना निकाला जाए, उन्हें सपोर्ट मिल सके, और जो उनका पैसा कटता भी है वेजेस में वो भी ना कटे। उनको सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने कहा था कि 12% जो भी एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है और जो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, दोनों कंट्रीब्यूशन 3 महीने के लिए सरकार देगी। किस योजना के अंदर? पीएम गरीब कल्याण योजना के अंदर। चलिए आगे देखते हैं। अब पेनल्टीज़ कौन कौन सी हैं इसमें? इसके अंदर 12% इंटरेस्ट देना होगा। ठीक है, मान लीजिए मैं बता चुका हूँ आपको कि 12% अगर कोई एम्प्लॉयर डिफ़ॉल्ट करता है और कोई भी डिले करता है पेंशन फंड देने में या फिर इंश्योरेंस का पैसा देने में, तो उस पर 12% इंटरेस्ट लग जाएगा और उसे इंटरेस्ट लगा के पैसा देना होगा। उसके ऊपर उसको पेनल्टी भी देनी पड़ सकती है 5 से 25% ऑफ एरियर। अब उसे 1% कर दिया गया है, पहले 5 से 25% थी ये। इन केस रिपीटेड ऑफेंस, उसे 50,000 तक का फाइन दे सकता है या फिर 3 साल की जेल हो सकती है। ठीक है, और मान लो कोई कोई डिफ़ॉल्ट करता है कोई इंडस्ट्री, तो ईपीएफओ उस केस में जो है उसके एसेट भी बेच सकती है। ठीक है, पैसा निकालने के लिए, किसी का पेंशन या पैसा निकालने के लिए ईपीएफओ जो है उसके एसेट और इंडस्ट्रीज़ में जो उसके होंगी उसे भी बेच सकती है। ठीक है, आगे क्या है? प्रोटेक्शन, पीएफ फंड इम्यून फ्रॉम कोर्ट अटैचमेंट। अच्छा, जो भी पीएफ फंड जमा होगा, जो भी वर्कर से पीएफ फंड जमा होता है वो इम्यून फ्रॉम कोर्ट अटैचमेंट। मान लो कोई एम्प्लॉयर या कोई इंडस्ट्री डिफ़ॉल्ट कर जाती है इन केस, तो जो पीएफ फंड है वो उनका क्या नाम है, वर्कर्स का सेफ रहेगा। उसे कोर्ट में एज अ कोर्ट अटैचमेंट यूज़ नहीं किया जाएगा, वो उनका सेफ रहेगा। ठीक है, उसे रिकवरी के लिए यूज़ नहीं किया जाएगा उनके पीएफ फंड को। वर्कर्स के पीएफ फंड जो है सेफ रहेगा। जो सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 है, उसमें भी जो पेनल्टीज़ हैं काफ़ी बढ़ा दी गई हैं, उन्हें भी देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, मान लीजिए फेलियर टू पे कंट्रीब्यूशन। मान लीजिए जो एम्प्लॉयर है वो कंट्रीब्यूट नहीं करता है किसी पेंशन स्कीम में या फिर फंड में, तो उसे 1 लाख तक जुर्माना या 3 साल तक की सज़ा, और लगातार वो दोबारा फिर वही ऑफेंस करता है तो 3 साल के फाइन और या फिर 3 साल की सज़ा। ठीक है, तो देखिए अब जो है इसमें काफ़ी इंक्रीज़ कर दिया गया है। इसमें एक और नया प्रोविज़न ऐड किया गया है जो सोशल सिक्योरिटी कोड में है। उसमें क्या हो गया है कि कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस फॉर पनिशमेंट। मतलब अगर आप कोई ऑफेंस जो कोई एम्प्लॉयर करता है, कोई पनिशमेंट होता है, तो उससे उसे छुटकारा देने के लिए भी, मतलब उसका पनिशमेंट का हटाने के लिए भी, अगर मान लीजिए उसका ऑफेंस हुआ है, अगर वो 50% उसका मैक्सिमम फ़ाइन दे देता है तो वो उस ऑफेंस से हट जाएगा। और मान लीजिए उसे इम्प्रिजमेंट 1 साल की सज़ा और फाइन भी है, तो जो भी फ़ाइन है उसका 75% दे देता है तो उस प्रोसीडिंग से हट जाएगा। ठीक है, तो वो फ़ाइन इतना मैक्सिमम फ़ाइन दे के जो भी उसका जो उसमें पनिशमेंट है और जो प्रोसीडिंग चल रही है उससे हट सकता है। तो ये कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस जो है नया नया उसमें लाया गया है।
कुछ इम्पॉर्टेंट डेफिनीशंस ऐड हुई हैं इसमें, जो नया सोशल सिक्योरिटी कोड है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के व्यू से, वो देख लेते हैं। जैसे पहली बात है एग्रीगेटर। एग्रीगेटर किसे कहा गया है इस नए डेफिनेशन में? अ डिजिटल इंटरमीडिएटरी कनेक्टिंग बायर एंड सर्विस प्रोवाइडर। मतलब कोई भी डिजिटल इंटरमीडिएटरी है जो सर्विस बायर को और सर्विस प्रोवाइडर को, बायर और सेलर को जोड़ता है। फॉर एग्जांपल जैसे स्विगी जोमेटो, ठीक है, आपको खाना मंगवाना है और रेस्टोरेंट से, तो आप किससे जाएंगे? स्विगी से जोमेटो से मंगवा सकते हैं। तो स्विगी जोमेटो एग्रीगेटर है जो आपको रेस्टोरेंट को जोड़ रहा है। जैसे ओला कैब ड्राइवर को आपसे जोड़ रहा है, तो कौन जोड़ रहा है? ओला, ठीक है, कैब ड्राइवर को। तो जो बीच का काम करता है, बायर और सेलर को जोड़ता है, उसे कहेंगे एग्रीगेटर, ठीक है। तो स्विगी जोमेटो इस टाइप की कंपनियां जो हैं वो एग्रीगेटर में हो गई। 9 तरह के एग्रीगेटर डिफाइन किए गए हैं इसमें, 9 तरह के इस एक्ट में, ठीक है। और सरकार ने इन पे एक और कानून लगाया है कि अगर जो भी एग्रीगेटर होंगे उन्हें अपना एनुअल टर्नओवर, जितना भी उनका प्रॉफिट है, उसका 102% कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा सोशल सिक्योरिटी फंड में, ठीक है, मैक्सिमम 5% तक। और 102% जो भी उनका प्रॉफिट होगा, मैक्सिमम एनुअल टर्नओवर होगा, उसका सोशल सिक्योरिटी फंड में कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, ताकि जो भी इसमें जो प्लेटफॉर्म वर्कर और जो भी इसके जो इसमें वर्कर जुड़े होंगे इनके प्लेटफॉर्म से, उन्हें मदद करी जा सके, ठीक है। जैसे डिलीवरी बॉय हुआ इनकी, और कोई भी इसमें वर्कर जो होगा उनकी मदद करने के लिए ये नियम लाया गया है। गिग वर्कर कौन होते हैं? वर्कर आउटसाइड द ट्रेडिशनल एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर, ठीक है। जैसे एम्प्लॉयर और वर्कर का एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें वर्कर काम करता है और एम्प्लॉयर उसे पेमेंट देता है एक परमानेंट तरीके से, वैसा ये नहीं है। गिग वर्कर में क्या होता है, जैसे फ्रीलांसर वर्कर, कंटेंट राइटर, इनकी परमानेंट जॉब नहीं है। ये आपको काम करेंगे, आप इन्हें पेमेंट दे दीजिए, कोई फिक्स काम नहीं रह सकता होता है इनका। जैसे 1 महीने में भी काम कंप्लीट हो सकता है, 10 दिन में भी काम कंप्लीट हो सकता है, 1 दिन में भी काम कंप्लीट हो सकता है, ठीक है। तो कोई फिक्स पेमेंट नहीं रहती, जैसा काम होगा वैसा पैसा मिलेगा इसमें, ठीक है। कोई एक इस टाइप का अरेंजमेंट नहीं होता है परमानेंट टाइप का, उन्हें गिग वर्कर कहते हैं। प्लेटफॉर्म वर्कर की डेफिनेशन में कौन आएगा? वर्क्स थ्रू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉर इनकम। जो भी ऑनलाइन काम कर रहा है और उसके थ्रू पैसा कमा रहा है, जैसे डिलीवरी बॉय हो गया, ठीक है, ये स्विगी जोमेटो के प्लेटफॉर्म पे, ब्लिंकिट के प्लेटफॉर्म पे वहाँ पर काम कर रहे हैं और ऑनलाइन के थ्रू पैसा कमा रहे हैं, ठीक है। तो मतलब जो कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहा है पैसा कमाने के लिए, उसे हम लोग कहेंगे प्लेटफॉर्म वर्कर। कुछ और प्रोविज़न देख लेते हैं जो भी इस नए सिक्योरिटी कोड में ऐड करे गए हैं। पहली बात मैंने बताया कि सोशल सिक्योरिटी फ़ंड, ये अनऑर्गेनाइज वर्कर, गिग वर्कर, प्लेटफॉर्म वर्कर के लिए बनाया गया है, सरकार ने बनाया है, ताकि क्योंकि देखिए जो और पुराने फंड थे जैसे पीएफ हुआ, पेंशन फंड हुआ, ये तो परमानेंट वर्कर्स जो इंडस्ट्रीज़ में काम कर लिए उनके लिए ठीक है। लेकिन जो ये वर्कर हैं, जैसे गिग वर्कर है और अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर है, प्लेटफॉर्म वर्कर है, इनका लिए तो कोई पीएफ या पेंशन तो है नहीं, तो इनके लिए सोशल सिक्योरिटी फंड बनाया गया। इसमें फ़ंड कहाँ से आएगा? इसमें एग्रीगेटर डालेंगे या फिर फाइन से आएगा, ठीक है। जो भी फाइन या ऑफेंस के जो फाइन्स होंगे उनसे इसमें फ़ंड आएगा, या फिर एग्रीगेटर को जो 102% डालने के लिए कहा गया है उससे इसमें फ़ंड आएगा, और उससे इन सब वर्कर्स की हेल्प करी जाएगी। जो पहले एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कहा जाता था उसका नाम अब कैरियर सेंटर्स कर दिया गया है, ठीक है। एक टोल फ्री नंबर बना दिया गया है गिग और अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर के लिए, उनकी हेल्प करने के लिए सरकार ने बनाया है। अब अगर मान लीजिए किसी कंडीशन डिजास्टर या पेंडेमिक आता है तो उस कंडीशन में गवर्नमेंट पीएफ कंट्रीब्यूशन करेगी, ठीक है, कि जैसे कोविड के टाइम किया था वैसे अगर कोई आगे चल के भी अगर मान लीजिए डिजास्टर पेंडेमिक आता है तो उसमें भी करेगी। अब ये पॉलिसी में ही जोड़ दिया गया है, ठीक है। अब आप देखेंगे एक यूएएन यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, ये हर वर्कर को दिया जा रहा है। आप जो ईपीएफओ पोर्टल पर जाइए और वहाँ पर रजिस्टर जब कराएंगे तो हर वर्कर के पास एक यूएएन है, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर है, ठीक है, टू इंश्योर पीएफ पोर्टेबिलिटी। मान लीजिए एक इंडस्ट्री से जाकर दूसरी इंडस्ट्री में जाता है तो उसका जो पीएफ पहली इंडस्ट्री में चल रहा था दूसरी इंडस्ट्री में
पोर्ट हो जाए उसके लिए हेल्पफुल होगा। अब काफ़ी डिजिटल सर्विस आ गई जैसे ई नॉमिनेशन, आधार, KYC, ऑनलाइन ग्रीवेंस सिस्टम, ठीक है। ये काफ़ी चीज़ें इस एक्ट में ऐड कर दी गई हैं। तो काफ़ी अब डिजिटाइज हो गया है, अब काफ़ी चीज़ें ऑनलाइन ही हो रही हैं इसमें, ई श्रम पोर्टल जैसे। इस जो नया कोड आया है उसमें 7 शेड्यूल्स हैं और 7 शेड्यूल्स के अंदर अलग अलग मैटर हैं, ठीक है। तो पहले शेड्यूल में है एप्लीकेबिलिटी ऑफ कोड प्रोविज़न, कहाँ कहाँ ये कोड अप्लीकेबल होगा। सेकंड शेड्यूल में है एम्प्लॉय लिस्ट अंडर सेक्शन, कौन कौन से एम्प्लॉयज़ रहेंगे इसके अंदर। थर्ड शेड्यूल में है ऑक्यूपेशनल डिसीजेस। फोर्थ शेड्यूल में है इंजरी काउजिंग परमानेंट डिसेबलमेंट और डेथ। फिफ्थ शेड्यूल में है मैटर ऑफ गवर्नमेंट स्कीम, मैटर फॉर गवर्नमेंट स्कीम्स। सिक्स शेड्यूल में है कंपनसेशन फैक्टर्स फॉर लमसम पेमेंट। और सेवन शेड्यूल में है एग्रीगेटर क्लासिफिकेशन, जो 9 तरह का है, ठीक है। तो आपको इस शेड्यूल याद रखना है अगर, ठीक है, कोई पूछ सकता है कौन से शेड्यूल में कौन सी चीज़ आएगी। कुछ की प्रोविज़न जो हैं इसमें आप याद रख सकते हैं, ठीक है। जैसे सेक्शन 14 पेनल्टीज़ के लिए है, 10 PF के लिए है, 17 एजेंटिव प्रोविज़न के लिए है, 7A पावर टू डिटरमाइन ड्यूज़, 2F डेफिनेशन ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है। तो आप ये प्रोविज़न चाहें तो आप याद कर सकते हैं। इंटरेस्ट रेट जो है, अब जैसे जो PF का जो इंटरेस्ट रेट है, मान लीजिए जो फंड जमा कर रहा है ना वर्कर, उस पर इंटरेस्ट रेट भी तो मिलेगा उसे। तो जो अभी जो चल रहा है एज़ पर वीडियो जो मैं बना रहा हूँ इस टाइम जो है 8.25 है, ये इंक्रीज़ होता रहता है, ठीक है। वो टाइम टू टाइम इसे इंक्रीज़ किया जाता रहता है। तो इस टाइम प्रेजेंटली 8.25 फंड इंटरेस्ट चल रहा है, जो भी PF जमा हो रहा है उस पर ये इंटरेस्ट मिल रहा है वर्कर्स को, ठीक है। चलिए, PF एक्यूमुलेशन आर ट्रांसफ़र वाया UAN वन चेंजिंग जॉब, ये मैं बता चुका हूँ कि अब जो PF है एक इंडस्ट्री से दूसरी इंडस्ट्री में भी ट्रांसफ़र हो सकता है विद द हेल्प ऑफ UAN, ठीक, थैंक यू। और ये हम लोगों ने अपना जो है पूरा कर लिया है ये एक्ट, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविज़न एक्ट, ठीक है। इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट प्रोविज़न थे वो हम लोगों ने सारे कंप्लीट कर लिए हैं और इसे आप देखिए अब तक। थैंक यू।